गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हो स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस नए वर्ष में आप जिस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वांछित हैं, आप उस ऊंचाई तक पहुंचे, यही मेरी कामना है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्ष 2027 उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनावी वर्ष होने वाला है, जिसके एवज में सरकार ने वर्ष 2026 में भर्तियों का एक पिटारा खोल रखा है, जिसमें बहुत सारी भर्तियां निकाली गई हैं। तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है जब आप अपने जीवन को यहाँ से नए आयाम दे सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो वर्ष 2026 में जैसा कि सभी को पता है कि एक बहुप्रतीक्षित परीक्षा उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की होने वाली है। हालांकि अभी एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है, फिर भी परीक्षा की तिथि किसी भी समय घोषित की जा सकती है। तो हम ये कतई नहीं सोच के चलेंगे कि जब परीक्षा की तिथि आएगी तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि यही सबसे सही समय होता है जब परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है। क्योंकि परीक्षा की तिथि जब घोषित हो जाती है, 2-2.5 महीने का समय मिलता है, तो उस समय आनन फानन में जो तैयारी करना होता है वो उतना सही नहीं होता है। हम अपनी तैयारी को पहले ही धार दे दें। किसी सैन्य विशेषज्ञ ने बहुत सही कहा था कि आप शांति काल में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध काल में उतना ही कम रक्त बहेगा। इस वजह से जब परीक्षा की तिथि नहीं आई है तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप यहीं से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि जब लास्ट के 1.5-2 महीने बचेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो नया साल है, नई शुरुआत करिए, नए तरीके से पढ़ाई करिए। यहाँ पे आप सभी को पता है कि 100 सवालों में तकरीबन 65 सवाल जीएस के आने हैं, और इसमें लगभग ज़्यादातर आवेदन उन बच्चों ने किया है या वो बच्चे करेंगे जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम भी देते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट्स आप लोगों को नहीं होने चाहिए कि उन लोगों की जीएस जो एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन बच्चों से थोड़ी बेहतर ही होती है। तो जो एक दिवसीय एग्ज़ाम्स की तैयारी अभी तक करते रहे हैं वो लोग भी इसमें आवेदन करेंगे। तो निसंदेह ये मान के चलिए कि इस बार जो आपका कंपटीशन होगा उन लोगों के साथ कंपटीशन होगा जिन्होंने सामान्य अध्ययन में बहुत वर्षों से समय दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाते हैं, सही प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, तो आप उनके साथ एक अच्छा कंपटीशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है कि आप इस चैनल से जुड़ें, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और सामान्य अध्ययन की तैयारी करें। आज जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो टॉपिक है संविधान का भाग 1, और इसमें हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की एक श्रृंखला चलाई जाएगी, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सहयोग ठीक ढंग से मिला तो कार्य करने में भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी कुछ बेहतर मिल पाएगा इस प्लेटफॉर्म से। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। संविधान का भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का एक संघ होगा। राज्य क्षेत्र में टोटल राज्य जो हैं वो 28 हैं, संघ राज्य क्षेत्र में लिखा हुआ है 8। और जो तीसरा पॉइंट लिखा गया है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत कभी भी अधिग्रहित कर सकता है। यानी आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का एक संघ होगा। पहली बात तो ये लिखी गई है। उसमें 3 पॉइंट्स ये भी डाले गए हैं, राज्य क्षेत्र 28, संघ राज्य क्षेत्र 8, और तीसरे नंबर पे है ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत कभी भी अधिग्रहित कर सकता है। तो सबसे पहले हम ऊपर के पॉइंट को पढ़ते हैं, ऊपर वाली लाइन को समझने का प्रयास करते हैं कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह क्यों नहीं है, इसे राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। इसे राज्यों का संघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जो संघ बनाया गया है इसमें किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय संघ से अलग होने की वकालत करने मात्र पर आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसे राज्यों का संघ कहा जाता है, ना कि इसे राज्यों का समूह कहा जाता है। जैसे यूएसए का जो संविधान है तो वहाँ पे राज्यों का वो समूह है, यानी वो फेडरेशन है, और भारत में यूनियन सिस्टम है, यानी संघीय व्यवस्था है। यहाँ पे राज्यों को शक्तियाँ तो दी गई हैं कि वो अपने हिसाब से अपना राज्य चलाएं, क्योंकि आपको पता है राज्य सूची पर कानून राज्य का विधानमंडल ही बनाता है, कुछ एक मामलों को छोड़कर। तो ज़्यादातर तो राज्य अपने मन से ही काम करते हैं, लेकिन किसी भी राज्य को इतनी भी शक्ति नहीं प्रदान कर दी गई है कि वो भारतीय संघ से अलग हो जाएं और अखंड भारत की जो संकल्पना है उसको वो ध्वस्त कर पाएँ। इस वजह से लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब अमेरिका का गठन हुआ था
तो वहाँ पे राज्यों ने आपस में एक सहमति बनाई थी। यानी अमेरिका का जो गठन था वो राज्यों की आपसी सहमति का परिणाम था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में राज्यों को संघ में मिलना ही था। वो आप उनकी मजबूरी कह सकते हैं या फिर उनकी अनिवार्यता कह लीजिए कि उनको भारत संघ में मिलना ही पड़ेगा। और जो राज्य नहीं मिले, जैसा आपको पता ही है कि हैदराबाद नहीं मिलना चाहता था, जूनागढ़ नहीं मिलना चाहता था, कश्मीर के विषय में आप जानते ही हैं, कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिला लिया गया, जूनागढ़ को जनमत के माध्यम से मिलाया गया, और हैदराबाद के ऊपर तो जानते ही हो पुलिस कार्यवाही हुई, ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसके माध्यम से उसको मिलाया गया। तो यहाँ पर राज्यों को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संघ से अलग हो पाए। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का एक संघ होगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि राज्य क्षेत्र 28 और यूटी 8, ये तो समय समय पर संशोधित होता रहता है, क्योंकि अभी 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, कल को हो सकता है 29 राज्य हो जाएं, 7 यूटी हो जाएं, मतलब जैसा भी होगा यहाँ पे अपडेट किया जाता रहता है ना। तीसरा पॉइंट लिखा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत कभी भी अधिग्रहित कर सकता है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को पता है कि इसके अंतर्गत आप गोवा को भी रख सकते हो। जैसे गोवा को अधिग्रहित किया गया था, पहले वो पुर्तगालियों के हाथ में था, उसको छीना गया था। अधिग्रहित का मतलब होता है कब्जा करना। तो आप युद्ध के माध्यम से कर सकते हैं, संधि के माध्यम से कर सकते हैं, समझौते के माध्यम से कर सकते हैं। ऑपरेशन विजय चलाया गया और ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को मिला लिया गया था भारतीय संघ में। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 2 में लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश या गठन और ऐसे राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे ऐसे राज्य को गठित किया जाएगा जो इन 28 और 8 के अंतर्गत नहीं आते हैं। एकदम नया राज्य जब बनाया जाएगा तो आर्टिकल 2 के तहत बनाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं सिक्किम को। सिक्किम का इतिहास आप लोगों को नहीं पता हो तो आप सुन लीजिए संक्षेप में। सिक्किम में सबसे पहले राजशाही हुआ करती थी। वहाँ पे चोग्याल वंश के राजा हुआ करते थे, उन्हीं का शासन चलता था। 1642 ईस्वी से लेकर ये प्रक्रिया आपके 1947-48 तक चली। उसके बाद सिक्किम को मिलाने की बात चलने लगी। सिक्किम ने मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि वहाँ की जनता वहाँ की राजशाही से त्रस्त थी, चोग्याल वंश के राजाओं से वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन फिर भी उस समय राजनीतिक स्थिति या भारत उस समय संक्रमण काल से गुजर रहा था, जल्द ही भारत को आज़ादी मिली थी, भारत पाक में विभाजन हुआ था, तो सिक्किम के ऊपर उतना ज़्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। तो सबसे पहले सिक्किम को एक संरक्षित राज्य बनाया गया। संरक्षित राज्य को आप डोमिनियन स्टेट जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डिफेंस का मसला था, रक्षा का मामला, विदेश का मामला, संचार का मामला, ये भारत सरकार देखती थी। बाकी जितने आंतरिक मामले थे वो सिक्किम का राजतंत्र स्वयं संभालता था। ये मामला चलता है 1974 तक तकरीबन। 1974 में आप सभी को पता है 35वां संविधान संशोधन होता है और उसको एसोसिएट राज्य बना लिया जाता है। सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। बाद में 36वां संविधान संशोधन होता है और 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इसको जो है भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। तो आप सिक्किम का एग्जाम्पल इसमें रख सकते हैं, आर्टिकल 2 में रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के बारे में। क्या लिखा गया है अनुच्छेद 3 के बारे में, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा गया है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र काटकर या उसमें कोई क्षेत्र जोड़कर नए राज्य का गठन, यानी यहाँ पर भी नए राज्य के गठन की बात की गई है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं पुनर्गठन की बात की गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश से काट के यूके बनाया गया, एमपी से काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया, आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना बनाया गया। और साथ साथ में अगर किसी राज्य की सीमा में भी परिवर्तन करना है, उसके नाम में भी परिवर्तन करना है, तो उसके लिए उत्तरदायी या उसके लिए अकाउंटेबल जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 3 है। यानी जब हम एकदम से नया राज्य बनाएंगे जो भारतीय संघ में कभी शामिल ही नहीं था, तब आर्टिकल 2 में संशोधन करना पड़ेगा। और वर्तमान समय में हम देखते हैं जैसे 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, इनमें से किसी राज्य की सीमा को थोड़ा बहुत काट पीट के एक नया राज्य बनाया जाए, या 2 राज्यों के थोड़े थोड़े भाग काट के एक नया राज्य बना दिया जाए, तब आर्टिकल 3 में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में कोई भी जो संशोधन होगा उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली शर्त है कि राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर ऐसा विधेयक सदन में पेश नहीं किया जा सकता। यानी राज्यों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित, नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के सहमति के सदन में पेश नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, राज्यों से स्वीकृति मांगी जाती है परंतु स्वीकृति बाध्यकारी
नहीं होती, क्योंकि संसद जो है वो संप्रभु होती है। संसद को कभी भी राज्य विधानमंडल कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है या उस राज्य को बांटना है तो राज्यों से स्वीकृति मांगी जाती है और ये स्वीकृति मात्र औपचारिक होती है। राज्य अगर स्वीकृति ना भी दे तो संसद ऐसा कर सकती है, इसीलिए कहा गया है कि स्वीकृति बाध्यकारी नहीं होती है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में देखो, संसद नए राज्यों के गठन के लिए ऐसा विधेयक सामान्य बहुमत से पारित कर देता है। यानी अगर नए राज्यों का गठन करना है तो उसमें हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, वो सामान्य बहुमत से ही काम चल जाता है। यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर संशोधन करना है तो उसमें विशेष बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं है, सामान्य बहुमत से ही पास करा के नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 4 पे। अब आर्टिकल 4 पे आते हैं। आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, इन चीज़ों को हम ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्यों नहीं आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी गई है और उसके लिए एक आर्टिकल ऑथराइज्ड है, उसका नाम है आर्टिकल 368। यानी संविधान में संशोधन के लिए एक आर्टिकल जिम्मेदार है और उस आर्टिकल का नाम है 368। ज़्यादातर संविधान संशोधन इसी के माध्यम से होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो टोटल 3 मेथड उसमें दिए गए हैं। ऐसे प्रस्ताव जो सामान्य बहुमत से पास करा लिए जाते हैं, इसमें हमें 50% प्लस 1 की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रस्ताव जिनको पास कराने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसे प्रस्ताव भी होते हैं जिनको पास कराने के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आर्टिकल 2 और 3 में किए गए संशोधन क्यों नहीं आते हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में यही 3 मेथड हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। लेकिन लास्ट के जो ये दोनों मेथड हैं ये लिखे गए हैं आर्टिकल 368 में। यानी 368 केवल इन्हीं 2 मेथड्स के बारे में बताता है। यानी अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा वो 368 की श्रेणी में नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में किए गए संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि 2 और 3 में किए गए संशोधन वो सामान्य बहुमत से ही पारित करा लिए जाते हैं, तो 368 की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यह है आपका आर्टिकल 4। अब प्रश्न ये उठता है कि विशेष बहुमत किन में लगता है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन किस में लगता है। तब संविधान संशोधन की जो डिटेल वीडियो बनाई जाएगी उसमें बताया जाएगा। अभी मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि सामान्य बहुमत में जैसे नए राज्यों का पुनर्गठन है या सीमा परिवर्तन है, नाम परिवर्तन है, वैसे आते हैं जिसमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत में जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, नागरिकता जैसे विषयों में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से हो जाता है। विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जब किसी संघीय मसले में कोई परिवर्तन करना होता है। कहने का तात्पर्य है कोई ऐसा संशोधन किया जाए जिससे राज्य भी प्रभावित होते हो। जैसे जीएसटी जब आई थी तो आप सभी को पता है उसमें आधे राज्यों का समर्थन भी लिया गया था। अगर मान लीजिए न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया में या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई बदलाव करना होगा तो भी उसमें आधे राज्यों का समर्थन लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें सांसद भी शामिल होते हैं, विधायक भी शामिल होते हैं। तो कोई भी वैसा मसला जो संघीय महत्व का है तो उसमें विशेष बहुमत भी लगेगा और आधे राज्यों का समर्थन भी लगेगा। बाकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को हम डिटेल में समझेंगे जब संविधान संशोधन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आर्टिकल 4 में हम यही मान के चलते हैं कि आर्टिकल 2 और 3 में किए गए संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आते हैं उसका साफ साफ यही कारण है कि 368 में केवल 2 ही मेथड दिए गए हैं, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। लेकिन 2 और 3 में जब कोई भी संशोधन किया जाता है तो सामान्य बहुमत से ही पारित करा लिया जाता है। इस वजह से आर्टिकल 2 और 3 में किए गए संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।